हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास की अपनी लास्ट वीडियो में हमने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था, यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा। फिर उसके प्रकार पढ़े थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण की, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट की, कि हम कैसे पर्सनैलिटी का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन-कौन सी विधियाँ हैं उसकी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है। देखिए, व्यक्तित्व मापन की यानी कि जो पर्सनैलिटी है, उसका हम कैसे मापन करते हैं, तो उसके लिए कई विधियाँ होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट विधियाँ जो हैं वो 2 हैं। कौन-कौन सी? एक होती है प्रक्षेपी विधि, ठीक है? और दूसरी होती है अप्रक्षेपी विधि, जिसे हम लोग अप्रक्षेपण विधि भी कहते हैं और प्रक्षेपी विधि को हम लोग प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रोजेक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है? तो व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ होती हैं? तो 2 विधियाँ होती हैं। कौन-कौन सी? प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, यानी कि प्रक्षेपण विधि और अप्रक्षेपण विधि। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रक्षेपी विधि की। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 और 23 में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये आया हुआ है। ठीक है? जो व्यक्तित्व परीक्षण है 2022-23 में आया गया कि व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ हैं। तो 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, तो 2 विधियाँ आपको लिखनी है कौन-कौन सी? प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधि। ठीक है? और इनके बारे में लिखने को भी आ सकता है। देखिए 2019 में ये आया हुई है। ठीक है? कि प्रक्षेपी विधियों के बारे में बताइए। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के सामने कुछ उद्दीपक परिस्थितियाँ रख दी जाती हैं, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति क्रिया करता है। ठीक है? तो इसमें हम कैसे मापन करते हैं कि कोई प समस्या उनके सामने रख दी गई, अब उसका वो कैसे सॉल्यूशन ढूँढते हैं, ठीक है? तो उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो ये होती है प्रक्षेपी विधि। कैसे वो चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं या कोई समस्या है, उसका कैसे समाधान करते हैं, ठीक है? उद्दीपक का मतलब यही होता है कि कोई समस्या या कोई चीज़ आपके सामने रख दी जाए, उसके आधार पर आप कैसे क्रिया करेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रक्षेपी विधि कहलाएगा। अब जो प्रक्षेपी विधि है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण आते हैं, मतलब बहुत सारे परीक्षण इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है? ये प्रक्षेपी विधि की बात हो रही है। इसमें पहला जो परीक्षण है वो है टीएटी। ठीक है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कई बार आप सुनेंगे, टेट में भी ये आता है। ठीक है? तो टीएटी परीक्षण, इसकी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है? क्या होती है फुल फॉर्म? तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। टीएटी परीक्षण कई बार पूछा जाता है। क्या-क्या पूछा जाता है इसके बारे में कि इसके प्रतिपादक कौन थे? तो मॉर्गन व मुरे इसके प्रतिपादक थे। 2016 में ये पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लिखा है। ठीक है? और इसका अध्ययन विषय क्या था? ठीक है? टीएटी परीक्षण का, तो वो भी पूछा गया 2017 में, तो ये था व्यक्तित्व। ठीक है? तो अध्ययन विषय इसका व्यक्तित्व था, जबकि इसके प्रतिपादक कौन थे? तो मॉर्गन एवं मरे जो थे, वो इसके प्रतिपादक थे। इसकी फुल फॉर्म थी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब इसमें होता क्या है परीक्षण में, वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं इस परीक्षण में? तो 31 होते हैं, जिनमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें, तो 30 कार्डों पर इसमें चित्र बने होते हैं। ठीक है? कितने कार्डों पर? तो 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं। जबकि 1 कार्ड जो होता है वो सादा होता है, यानी कि ब्लैंक होता है। ठीक है? ठीक है, टोटल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड पे आपको चित्र देखने को मिलेंगे। 1 कार्ड जो होता है वो ब्लैंक होता है, मतलब खाली होता है। इनमें से 10 जो कार्ड होते हैं वो पुरुषों के लिए होते हैं, 10 जो होते हैं वो महिलाओं के लिए होते हैं, जबकि 10 जो होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। ठीक है? मतलब 10 कार्ड जो हैं वो सिर्फ़ पुरुषों के लिए बनाए गए होते हैं, 10 कार्ड सिर्फ़ महिलाओं के लिए बनाए गए होते हैं, जबकि जो 10 कार्ड बचते हैं वो महिला और पुरुष दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? किसी भी व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो 10 तो पुरुष के हो गए और 10 कॉमन है, तो 10 वो हो जाएँगे। तो टोटल 20 जो कार्ड है वो किसी भी व्यक्ति पर अधिकतम प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है? यह एक सामूहिक एवं अशाब्दिक परीक्षण है। ये चीज़ याद रखना, हमने परीक्षण के बारे में पढ़ा था कि कैसा परीक्षण होता है। सामूहिक मतलब एक साथ कई लोगों पर परीक्षण किया जा सकता है और अशाब्दिक है, यानी कि मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनके ऊपर ये परीक्षण किया जाता है। ठीक है? इसमें समय का कोई भी बंधन नहीं होता, मतलब टाइम की कोई लिमिट नहीं कि जैसे आपने 5 मिनट के अंदर आपको ये टेस्ट देना है या 1 घंटे के अंदर आपको टेस्ट देना है, तो टाइम का कोई भी लिमिट नहीं होता। यह 14 वर्ष की तक की आयु के बच्चों के लिए होता है। ठीक है? तो कितनी एज तक के बच्चों के लिए होता है? तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक हम कह सकते हैं, या 3 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में आपको क्या-क्या याद रखना है? ठीक है? इसे टीएटी परीक्षण कहते हैं शॉर्ट में। इसके प्रतिपादक मॉर्गन एवं मोरे थे। अध्ययन विषय इसका व्यक्तित्व था। ठीक है? इसे हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड पे चित्र बने हैं। 1 कार्ड जो होता है वो ब्लैंक होता है या सादा होता है। 10 पुरुषों के लिए होता है कार्ड, 10 महिलाओं के लिए कार्ड बने होते हैं, और जबकि 10 कार्ड जो है वो पुरुष और महिलाएँ दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति पर अधिकतम कितने कार्ड यूज़ किए जाते हैं? तो 20 कार्ड का हम प्रयोग करते हैं। ये कैसा परीक्षण है? तो सामूहिक और अशाब्दिक परीक्षण है। इसमें समय का कोई भी बंधन नहीं होता और 14 वर्ष तक की आयु के लिए परीक्षण बनाया गया है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें इसके बारे में आपको याद रखना है। और ये कैसा परीक्षण है? तो ये प्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक है? कैसा टेस्ट है व्यक्तित्व का? तो प्रक्षेपी के विधि के अंतर्गत ये आता है। इसका जो दूसरा परीक्षण है वो आता है आपका रोरशाही धब्बा परीक्षण। ये चीज़ याद रखना, रोरशाही धब्बा परीक्षण।
ठीक है? रोरशाह-शाही धब्बा परीक्षण की बात करें तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हर्मन रोरशाह जो थे वो इसके प्रतिपादक थे। ये चीज़ याद रखना, ये जो हर्मन रोरशाह हैं वो इसके प्रतिपादक हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। इसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं? तो इसमें कुल 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कितने कार्डों का हम प्रयोग करते हैं? तो 10 कार्डों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक कार्ड पर स्याही का धब्बा होता है, मतलब जितने भी कार्ड होंगे उसमें क्या है, स्याही के धब्बे बने होंगे। परीक्षण में एक कार्ड देकर उसकी आकृति के बारे में पूछा जाता है, मतलब अब ये जो स्याही के धब्बे हैं वो कुछ ना कुछ आकृति बना रहे होते हैं। अब किसी भी बच्चे को वो कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि इसमें किसकी आकृति बन रही है, तो वो बच्चों को बताना होता है। अगर वो पहचान लेता है तो इसका मतलब है इस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। ठीक है, तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में याद रखना कि इसके जो प्रतिपादक थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हर्मन रोशा थे। कुल 10 कार्डों का इसमें प्रयोग करते हैं, प्रत्येक कार्ड पे स्याही का धब्बा लगा होता है और परीक्षण में एक कार्ड को देखकर उसकी आकृति के बारे में पूछा जाता है। तो ये है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण और इसका भी अध्ययन विषय क्या है? तो व्यक्तित्व है। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है वो इसका अध्ययन विषय है, ये चीज़ याद रखना। अब प्रक्षेपी विधि में जो तीसरा परीक्षण आता है वो होता है 16 पीएफ टेस्ट। ये चीज़ याद रखना, 16 पीएफ टेस्ट जो है वो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो आरबी कैटल जो है वो इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, 2020 में ये पूछा गया कि 16 पीएफ टेस्ट जो है इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये आरबी कैटल हैं। ये चीज़ भी याद रखना, ये किसमें आता है? तो ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व परीक्षण की जो प्रक्षेपी विधि है उसके अंतर्गत ये आता है। यह 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, जिनकी भी एज जो है वो 17 वर्ष से अधिक है तो उन बच्चों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति के अंदर कुल 16 सील गुणों की जाँच की जाती है। ठीक है, सील गुण क्या होते हैं? तो सील गुण ऐसे होते हैं जैसे आप और आपके दोस्त में जो भी अंतर है वो सील गुण कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या कि आप काले हैं या आप बहुत मधुर बोलते हैं, ठीक है, वो गुस्सा बहुत करता है। तो जितनी भी डिफरेंसेस हैं ये सारे सील गुण कहलाते हैं। तो यही सील गुण होते हैं। ठीक है, तो आरबी कैटल ने क्या किया, एक टेस्ट बनाया था, क्या 16 पीएफ टेस्ट कहलाता है ये। ये 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें व्यक्ति के अंदर कुल 16 सील गुण जो होते हैं उनकी जाँच की जाती है। ठीक है, तो सील गुण जो है उनकी पहचान की गई है। ठीक है, तो 16 जो सील गुण होते हैं उनकी पहचान इसके अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट जो इसमें परीक्षण आता है वो कौन-सा है? तो वो है सीएटी परीक्षण। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? तो चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट। इसे बालकों का अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? ये कई बार पूछा जाता है, 2016 में पूछा गया है। तो इसके प्रतिपादक थे ल्यूपेल्ट ब्लॉक। ठीक है, ल्यूपेल्ट ब्लॉक जो थे वो इसके प्रतिपादक थे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? तो 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त कार्डों की संख्या 10 होती है। तो इसमें भी कितने कार्ड यूज़ किए जाते हैं? तो 10 कार्ड यूज़ किए जाते हैं, जिनमें किसके चित्र बने होते हैं? तो जानवरों के चित्र बने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जो सीएटी परीक्षण है वो उसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट या बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? तो ल्यूपेल्ट बैलॉक जो है वो इसके प्रतिपादक हैं। 11 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये उपयोगी होता है। ठीक है, उन पर ये परीक्षण किया जाता है। इसमें जो कार्ड होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, जिनमें किनके चित्र बने होते हैं? तो उनमें जानवरों के चित्र बने होते हैं और बच्चों को दिया जाता होगा और पूछा जाता होगा कि किसके चित्र बना हुआ है, इसमें किस जानवर का चित्र बना है। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा परीक्षण है वो है शब्द साचर परीक्षण। ये भी किसके अंतर्गत आता है? तो ये भी आता है आपका प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत। ठीक है, युंग ने इस परीक्षण के अंतर्गत कुल 100 शब्दों का, ठीक है, किसने किया था? तो 100 शब्दों का प्रयोग किया था, जबकि गॉल्टन जो थे इन्होंने 75 शब्दों का प्रयोग किया। इसमें एक सूची के रूप में व्यक्ति को कई शब्द देते हैं। व्यक्ति उद्दीपन शब्द सुनकर मस्तिष्क में आए सबसे पहले शब्द का उच्चारण करता है। ठीक है, तो शब्दों की इसमें सूची होती है। तो जो भी आप शब्द सुनते हैं उसमें कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो उद्दीपन शब्द वो कहलाता है जो आपको हिट करता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो भी विचार आते हैं तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, उसका व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, जो भी उद्दीपन शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में विचार आते हैं, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये कहलाता है आपका शब्द साचर विधि या शब्द साचर परीक्षण। ठीक है, युंग ने दिया था ये और इसमें युंग ने 100 शब्दों का यूज़ किया था, जबकि गॉल्टन ने कितने शब्दों का यूज़ किया? तो 75 शब्दों का यूज़ किया था। और जो भी उद्दीपन शब्द होता है, उसके बारे में जो भी मस्तिष्क में विचार आते हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है? या मूल्यांकन करते हैं। तो हमने प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आ रही थी, सारी पढ़ ली है। अब जो दूसरी विधि थी व्यक्तित्व परीक्षण की, वो थी आपकी अप्रक्षेपी विधि या अप्रक्षेपण विधि। ठीक है? अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसे भी 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? जो अप्रक्षेपण विधि जो है, इसे 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन सी? व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है? तो 3 भाग हैं इसके, ठीक है? 3 पार्ट्स में हमें पढ़ना है अप्रक्षेपण विधि को, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ आता है, आपका वस्तुनिष्ठ आता है और मनोविश्लेषणात्मक विधि आता है। ठीक है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इससे भी हमने 4 भागों में बाँट रखा है। कौन-कौन से? आप देखिए, आपको ये ऐसे टफ लग रहा है, तो आप क्या करें? व्यक्तिनिष्ठ लिखें, उसके सीधे नीचे लिख दें 4
आत्मकथा लेखन विधि, प्रश्नावली विधि, ऐसे करके आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है? और एक बार आप सुन लेंगे तो आप उसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है? तो व्यक्तिनिष्ठ विधि की अगर हम बात करें, इसे 4 भागों में हमने बाँट रखा है। कौन-कौन से भाग हैं? तो पहला है आपका आत्मकथा लेखन विधि, ठीक है? आत्मकथा लेखन विधि की बात करें तो इसमें हम कैसे व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं? तो ये सबसे पुरानी विधि है, ठीक है? सबसे प्राचीन विधि है। इसमें व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करके स्वयं का मापन करता है। तो जैसे आपको खुद का ही अपना मापन करना है, अपने व्यक्तित्व का मापन करना है, तो ये सबसे पुरानी विधि है, आत्मकथा लेखन विधि। हम क्या करते हैं, एक तरीके से नहीं अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, ठीक है? पूरी लिख दी स्टोरी कि यार हमने ऐसे टाइम पे ये किया था, उस टाइम पे हमने ऐसा किया। उसके बाद खुद उसे पढ़ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि यार पहले हम ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए, ऐसे करके, ठीक है? तो ये प्राचीन विधि है, इसमें व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करता है और स्वयं का मापन करता है, ठीक है? मतलब खुद ही अपना मापन कर रहे हैं। तो ये है आत्मकथा लेखन विधि। दूसरी जो विधि इसमें आती है वो है आपकी कौन-सी? प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि की अगर हम बात करें, तो इसमें प्रश्नों के समूह की एक सूची होती है, जिसे प्रश्नावली कहते हैं। इनमें प्रश्नकर्ता के सामने होना ज़रूरी है। इसमें एक साथ कई लोगों का परीक्षण किया जाता है। अब देखिए प्रश्नावली विधि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे डिबेट वगैरह आपने देखी होगी, तो हम कई सारे प्रश्न पहले से तैयार कर लेते हैं। ठीक है? पूरा एक सूची बना लेते हैं कि हमें ये प्रश्न पूछने हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है कि प्रश्नों के एक समूह की एक सूची होती है, जिसे प्रश्नावली कहते हैं हम। इनमें प्रश्नकर्ता के सामने होना ज़रूरी, मतलब जो प्रश्न पूछेगा उसे हम प्रश्नकर्ता कहेंगे। ठीक है? तो उसके सामने होना ज़रूरी है। अब वो प्रश्न करेगा तो आपको उसके उत्तर देने हैं। ठीक है? तो एक साथ हम कई सारे लोगों का भी परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न को हम कई लोगों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये है आपकी प्रश्नावली विधि। अब जो तीसरी विधि इसमें आती है वो कौन-सी है? तो वो है आपकी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि की अगर हम बात करें, तो साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। ठीक है? तो साक्षात्कार का अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। इसमें समय और प्रश्न की कोई भी सीमा नहीं होती, ठीक है? अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? आंतरिक अवलोकन कहलाएगा और ये व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? अब क्या कि किसी व्यक्ति के सामने आप अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वो आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? हर चीज़ आपके बारे में जान सकता है। समय की कोई लिमिट नहीं होती, प्रश्नों की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है व्यक्तित्व मापन की, ठीक है? तो ये व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। इसमें समय और प्रश्नों की सीमा नहीं होती है। ठीक है? तो ये साक्षात्कार विधि हो गई। अब जो नेक्स्ट है वो है व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है? कौन-सी है? तो व्यक्ति इतिहास विधि। अब इसके बारे में हम कैसे पता करते हैं वो देख लेते हैं। तो व्यक्ति इतिहास विधि में क्या है कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक, ठीक है? जन्म से लेकर जब भी उसका जन्म हुआ, उस समय से लेकर वर्तमान समय तक के पूरे व्यवहार का अध्ययन इस विधि में करते हैं। ठीक है? जब उसका जन्म हुआ था उससे लेकर अभी तक की पूरी हिस्ट्री उसकी खंगालते हैं। ठीक है? उसके बारे में जानते हैं। तो ये कहलाता है व्यक्ति इतिहास विधि। इसके अंतर्गत व्यक्ति के माता-पिता, पड़ोसियों, सगे-संबंधियों से उसका इतिहास पूछा जाता है। ठीक है? तो अब इतिहास के बारे में आप कैसे पता करेंगे? किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता करना है, या मान लिया आपका कोई दोस्त है उसके बारे में आपको पता करना है। तो दोस्त को जितना आप जानते हैं उतना तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसका इतिहास कैसे जानेंगे? ठीक है? तो आप उसके माता-पिता से बात करेंगे या उसके पड़ोसियों से बात करेंगे, ये कैसा था? ठीक है? या उसके सगे-संबंधी उससे बात करेंगे, इसका बिहेवियर कैसा था? ये कैसा रहा हमेशा? ठीक है? तो ऐसे जो हम करते हैं ना व्यक्तित्व का मापन, वो कहलाता है व्यक्ति इतिहास विधि। उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको ये भी? तो हम अप्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। अप्रक्षेपी विधियों में पहली जो विधि थी वो थी व्यक्तिनिष्ठ विधि, जिसके अंतर्गत हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा, 4 भागों में उसे बाँट रखा था। फिर जो दूसरी विधि इसमें आएगी वो थी आपकी वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है? वस्तुनिष्ठ विधि की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहली विधि आती है, वो आती है आपकी निरीक्षण विधि। ठीक है? तो निरीक्षण विधि की बात कर लेते हैं, इसके माध्यम से कैसे हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम दूसरे की क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। तो यही कहलाती है आपकी निरीक्षण विधि। जैसे क्या है कि आपको किसी अपने स्टूडेंट का अवलोकन करना है, ये निरीक्षण करना है विद्यालय में कि वो कैसा है, ठीक है? उसके व्यक्तित्व का मापन करना है, तो आप क्या करेंगे? उसे देखेंगे, उसके कार्यों को देखेंगे, वो कैसे करता है, कैसे वो चीज़ों को पढ़ रहा है, कैसे वो बातें कर रहा है दूसरों से, कैसे वो बोलता है या कैसे वो खेलता है। ये सारी चीज़ों का हम अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो यही कहलाती है निरीक्षण विधि। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व का मापन करते हैं। और जो निरीक्षण विधि है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक वाटसन को माना जाता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि इस विधि के जनक कौन है? तो वाटसन जो है वो इस विधि के जनक हैं। इस विधि के द्वारा पागल व्यक्ति, जानवर, छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? तो जो निरीक्षण विधि है इसके माध्यम से हम किसका अवलोकन करते हैं, किसका निरीक्षण करते हैं या किसके व्यक्तित्व को मापन करते हैं? तो जो पागल व्यक्ति होते हैं, जो हॉस्पिटल में जो होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उन व्यक्तियों का हम निरीक्षण करते हैं। या जो जानवर वगैरह होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है? उनके व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसके जनक कौन थे? तो वाटसन थे, निरीक्षण विधि के या अवलोकन विधि के, और इसके द्वारा हम पागल व्यक्ति, जानवर या छोटे बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब जो दूसरी विधि इसमें आ रही है वो कौन-सी है?
तो वो है आपकी निष्पादन विधि। ठीक है, निष्पादन विधि की अगर हम बात करें, तो इस विधि में व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। इस विधि के द्वारा व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं, मतलब इस विधि को हम क्या कहते हैं, व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के बारे में हमने आपको बताया था कि 2 लोगों का एक जैसा ना होना क्या कहलाता है, व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। अब 2 व्यक्ति कैसे नहीं होंगे? उनके बालों का कलर अलग हो सकता है, उनकी आँखों का कलर अलग हो सकता है, उनकी बॉडी का कलर अलग अलग हो सकता है, हाइट में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? उनके दिमाग जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू जो होता है, उसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का एक जैसा ना होना क्या कहलाता है? व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। तो निष्पादन विधि में हम क्या करते हैं? व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कितना अलग है और किस चीज़ में अलग है। ठीक है? तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं और निष्पादन विधि भी कहते हैं। ठीक है? तो ये भी अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आ रहा है और किसके अंतर्गत आ रहा है? तो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है? इसमें जो तीसरा है वो देख लेते हैं। तीसरा इसमें आता है परिस्थिति परीक्षण विधि। ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बालक को किसी कृत्रिम परिस्थिति में रखा जाता है। ठीक है? हम क्या करते हैं, किसी भी बालक को किसी कृत्रिम परिस्थिति में रखते हैं और उस आधार पर बालक में हम ये देखते हैं कि धैर्य, नेतृत्व, ईमानदारी आदि गुणों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है? तो परिस्थिति परीक्षण विधि क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है कि एक कृत्रिम परिस्थिति बना देते हैं। ठीक है? एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जिसमें हम उस बालक को रखते हैं, जिसका हमें परीक्षण करना होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर कितना धैर्य है, कितना नेतृत्व वो कर सकता है, कितनी ईमानदारी है उसमें। ठीक है? तो कई सारे गुणों का मूल्यांकन हो जाता है। क्या कि एक कमरे में रख दिया, ठीक है आपने और उसमें 500 का नोट गिरा दिया। अब आप देख रहे हैं कि बच्चा उसे उठाता है कि नहीं उठाता है। ठीक है? कितना ईमानदार है या उठाकर आपको देता है कि नहीं देता है। ठीक है? या मान लिया कुछ बच्चों है जो है उससे छोटे-छोटे हैं, उनका वो नेतृत्व कर पाता है कि नहीं कर पाता है। या किसी बंद कमरे में कर दिया तो आप धैर्य देखते हैं वो कितनी देर बाद चिल्लाता है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो ये है परिस्थिति परीक्षण विधि। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत हमने 2 के बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में? व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में पढ़ लिया और वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में पढ़ लिया। अब जो तीसरी विधि इसमें आ रही थी वो कौन-सी थी? तो वो थी मनोविश्लेषण विधि। ठीक है? अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं मनोविश्लेषण विधि के बारे में। ठीक है? मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या है? एक विधि आती है, कौन-सी? मुक्त साहचर्य विधि। अब मुक्त साहचर्य विधि क्या होती है वो जान लेते हैं। तो मुक्त साहचर्य विधि जो है, ये सिगमंड फ्रायड ने दी थी। ठीक है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जो है, वो इसके प्रवर्तक हैं। जबकि युंग ने इसे आगे बढ़ाया था। दिया किसने था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जबकि युंग ने इसका यूज़ किया और इसे आगे बढ़ाया। इसमें चिकित्सक द्वारा व्यक्ति को सम्मोहित करके अर्धचेतन अवस्था में लाते हैं और फिर उससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है? एक तरीके से नहीं जादू-टोना हम एक तरीके से कर देते हैं। ठीक है? वो सम्मोहित हो जाता है, फिर उससे प्रश्न पूछते हैं कि बताओ, तुमने कल क्या खाया था? तुमने किसे ज़हर दिया? ये सारे क्वेश्चन नहीं आपने देखा टीवी वगैरह में जो मूवीज़ वगैरह उसमें आप देखते हैं। तो उसी तरीके की एक विधि है, सिगमंड फ्रायड ने इसे दिया था जबकि युंग ने इसे आगे बढ़ाया। इसमें हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर होता है, वो कुछ ना कुछ ये इंजेक्शन वगैरह देता हो या कुछ दवा देता हो, तो उससे क्या करता है व्यक्ति को सम्मोहित कर लेता है। उसे ऐसी अवस्था में लाता है अर्धचेतन अवस्था में। ना वो पूरी तरीके से जग पाता है, वो ना पूरी तरीके से सो पाता है। अब ऐसी अवस्था में आप उससे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नों का उत्तर देता है। ठीक है? तो ये कहलाता है मुक्त साहचर्य विधि। ठीक है? तो इससे भी हम क्या करते हैं व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट होता है। ठीक है? ये व्यक्तित्व मापन कैसे आप करेंगे उनकी विधियों के हैं, ठीक है? कौन-कौन सी विधियाँ थी? तो प्रक्षेपी विधि थी और अप्रक्षेपी विधि थी। ठीक है? प्रक्षेपी विधि को प्रोजेक्टिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है? अप्रक्षेपी विधि आ जाएगी। ठीक है? तो ऐसे करके जो भी चीज़ें थी आपको सब अच्छे से पढ़ लेना है। टीएटी परीक्षण बहुत अच्छे से पढ़ना, सीएटी परीक्षण अच्छे से पढ़ लेना, हरमन रोशा का स्याही परीक्षण अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार आपको चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स जो हैं आपकी क्लास के, उनसे ऐड करवाएँ इस चैनल को। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।